हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम डी एंड एफ का थर्ड लेक्चर कवर करने वाले हैं। चलिए, डी एंड एफ से हम थर्ड लेक्चर पे बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये होता क्या है, बात करते हैं। किसी एटम में से अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए, इलेक्ट्रॉन ऐसे तो निकलने वाला है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में। आप चाहते हैं कि इस फोर्स को तोड़ दिया जाए, और इस फोर्स को अगर आप तोड़ना चाहते हैं तो आपको एक एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी एनर्जी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, ये बात हम 11th स्टैंडर्ड में भी कवर कर चुके हैं। अब बात ये है, डी ब्लॉक में हमें आयोनाइजेशन एनर्जी को कवर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक में आयोनाइजेशन एनर्जी को। देखिए, आपको पता है कि जैसे हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, साइज डिक्रीज होता है, बट लास्ट में जाके साइज इंक्रीज हो जाता है। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। अगर आपने नहीं देखा है, एटॉमिक रेडियाई, मेल्टिंग पॉइंट एंड डेंसिटी, ये तीनों फिजिकल प्रॉपर्टी वहाँ पे कवर की हुई है, वो लेक्चर आप जरूर देखें। तो वहाँ पे मैंने एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड बताया है आपको। चलिए, जनरली हम ये मानते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होता है। अब क्या आयोनाइजेशन एनर्जी साइज पे डिपेंड करती है? यस। अगर आपका साइज छोटा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि अगर साइज छोटा होगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और उसको ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा। बट क्या केवल ये साइज पे डिपेंड करता है? हमारा आंसर आएगा नो। ये केवल और केवल साइज पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है स्टेबिलिटी पे। यहाँ पे हमें स्टेबिलिटी भी देखनी पड़ेगी। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर डी हाफ फिल्ड है, एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगी, और अगर डी फुल्ली फिल्ड है तब भी आपकी एनर्जी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि हाफ फिल्ड में भी सिमेट्री आ जाती है और फुल्ली फिल्ड में भी सिमेट्री आ जाती है। इसीलिए अगर किसी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड हो गई है तो आप समझ जाइए उसको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे कुल मिला के आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड है वो रेगुलर नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी कभी D5 आ जाएगा, कभी पार्शली फिल्ड हो जाएगा, तो कोई एक रेगुलर ऑर्डर नहीं है। ये ऑर्डर स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। चलिए, मैं आपको अभी ये समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्रोमियम एंड मैग्नीज का एग्जाम्पल लिया। क्रोमियम का नंबर 24 है, जो कि हो जाएगा 3d5 4s1। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। मैग्नीज का नंबर 25 है, 3d5 4s2। ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई है मैग्नीज की। अगर आप चाहते हैं कि हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालें तो यहाँ से क्रोमियम में से इजीली निकल जाएगा। मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट क्रोमियम की कम है मैग्नीज से, क्योंकि मैग्नीज ज़्यादा स्टेबल है। बट जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल गया है फर्स्ट, अब क्या हो गया है, ये 3d5 हो गया है और ये 4s1 बच गया है। अब अगर आप सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। अब सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो गई है क्रोमियम की मैग्नीज से। आई होप आपको ये ट्रेंड समझ में आया होगा, क्योंकि केवल साइज फैक्टर नहीं है, आपको स्टेबिलिटी फैक्टर भी लेना पड़ेगा। सेम यही फंडा है आपका कॉपर और जिंक के लिए। ये 3d10 4s1 है, ये 3d10 4s2 है। फर्स्ट सेम वही फंडा, जिंक की ज़्यादा है, बट जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पे क्या हो गया है 3d10, तो यहाँ पे कॉपर की ज़्यादा हो जाएगी। आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे अच्छे से। ओके, अब यहाँ पे आपको ये पता लग गया है कि कोई फिक्स ऑर्डर हमारा यहाँ पे नहीं रहेगा, रेगुलर
नहीं है, इर्रेगुलर ट्रेंड है हमारा यहाँ पे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 3D से बड़ा साइज है 4D का, बट 4D एंड 5D का साइज सिमिलर है। ये मैंने आपको एटॉमिक रेडियाई में क्लियर कर दिया है लेक्चर नंबर 2 में, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब यही चीज हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि क्या उसका यहाँ पे क्या इफेक्ट है। 3D का ज्यादा है आयोनाइजेशन, 4D का ज्यादा है या फिर 5D का ज्यादा रहेगा। चलिए तो बात कर लेते हैं हम 3D और 4D के लिए। 3D से बड़ा साइज है 4D का, बट अब फिर से वही बात, केवल साइज फैक्टर डिपेंड नहीं करता है। आप देखेंगे तो किसी किसी एलिमेंट में 3D सीरीज का आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा है और किसी किसी में 4D का ज़्यादा है, बट 5D का सबसे ज़्यादा है। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन है और वो बोलते हैं 5D का सबसे कम आएगा, क्योंकि वो बोलते हैं 3D से बड़ा साइज 4D, 4D से बड़ा 5D, और साइज बड़ा हो गया है इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेगा, बट ऐसा नहीं हुआ है। 3D से बड़ा 4D है, 4D से बड़ा 5D नहीं है, ये सिमिलर है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एटॉमिक रेडियाई में मैंने अच्छे से इसको क्लियर किया है। चलिए अब बात करते हैं कि 5D का सबसे ज़्यादा क्यों है ना। हमें तो नॉलेज हो गई है कि 5D का सबसे ज़्यादा है, क्यों, अब हम ये भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3D से बड़ा 4D और 4D 5D के सिमिलर है, फिर भी बच्चों को ये डाउट है कि सर 4D बड़ा है तो 5 भी बड़ा हुआ। देखिए यहाँ पे आपका क्या आ गया है, F आ गया है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ गया, बट जो F की सिल्डिंग होती है वो बहुत वीक होती है। SPDF, F सिल्ड नहीं कर पाता है इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्गली, बहुत वीक सिल्डिंग इफेक्ट शो करता है। बट न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ गया ना, क्योंकि 14 प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा आ गए हैं, तो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, मीन्स इसके इलेक्ट्रॉन का और ये न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ गया। सिल्ड इतना किया नहीं इसने, अब ये अट्रैक्शन बढ़ गया तो इसको तोड़ना हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि 5D का साइज जितना बढ़ना चाहिए था बढ़ा नहीं, बट उसमें न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ गया है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो अट्रैक्शन बढ़ गया, और अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। दैट्स वाई 5D की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा रहेगी। आई होप आप ये कॉन्सेप्ट समझ पाए, वो भी अच्छे से। चलिए अब अगर आप ये समझ पाए तो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे चल सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। चलिए व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, सबसे पहले हम यही क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए जो हमारी कंबाइनिंग कैपेसिटी है, इलेक्ट्रॉन को देना, लेना या फिर शेयर करना, ये सभी हमारे आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है, फिक्स नहीं है। यहाँ से काफ़ी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। देखिए स्कैंडियम केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और वो है 3, और जिंक भी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और वो है +2। इन दोनों को छोड़ के बाकी सभी वेरिएबल हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ये +3 क्यों दिखाता है। कभी कभार पूछा जाता है स्कैंडियम +3 क्यों दिखा रहा है, +2 क्यों नहीं दिखा रहा है। बाकी सब तो दिखाते हैं 2, बाकी सब की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, बट स्कैंडियम नहीं दिखाना चाहता। क्या वजह है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 3d1 4s2। जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो केवल d में क्या बच जाता है, एक ही इलेक्ट्रॉन, और आगे क्या है, आर्गन है ना, 21 था इसका नंबर, तो 3d1 4s2 है। इसके चले गए 2 इलेक्ट्रॉन, अब 3d1 बच गया। 3d1 सोच रहा है कि क्यों ना मैं भी इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं और अपनी कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसी कर लूं, आर्गन के जैसी। तो आप बोलेंगे ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आर्गन गैस जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। तो ये कोशिश करता है क्यों ना इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए। अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो फिर आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आ गई आर्गन के जैसी, और वो क्या हो गया, स्टेबल।
साइज अभी छोटा नहीं हुआ है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज डिक्रीज होगा। तो आप ये भी बोल सकते हैं साइज बड़ा है, अट्रैक्शन अभी वीक है, इलेक्ट्रॉन इजीली निकल सकता है, ये अभी स्टेबल नहीं है। सेकंड रीजन ये दे सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये क्या हो गया है, स्टेबल हो गया है। इसीलिए स्कैंडियम केवल और केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, बाकी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी। टाइटेनियम का नंबर हमें पता है 22, 3d2 4s2 आ गया है। पहले s के इलेक्ट्रॉन निकाल देगा 2। अब d के जो अनपेयर्ड हैं, ओनली अनपेयर्ड, याद रखना ओनली अनपेयर्ड, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। +2 हो सकती है, +3 हो सकती है, +4 हो सकती है। आई होप आप समझ पाए। d के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड s के सभी इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम किसकी होगी ये भी पूछ सकता है, मैग्नीज, क्योंकि 3d5 4s2। यहाँ पे टोटल अनपेयर्ड हो गए 5 और 2, यहाँ पे मैग्नीज हो गया 7। फिर ये डिक्रीज होते हुए 2 पे पहुंच जाएगी। फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। अब फिर हमसे पूछेगा जिंक ओनली +2 क्यों दिखाता है। हम जानते हैं जिंक होता है 3d10 4s2। ये 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है, क्योंकि डी में यहाँ पे क्या है 10 इलेक्ट्रॉन और ये एक्स्ट्रा स्टेबल है, ये नहीं चाहता कि इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए, दैट्स वाई। चलिए, तो मेरे हिसाब से आपको ऑक्सीडेशन स्टेट समझ में आया होगा। अब हमसे कभी कभार पूछ लेता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी आएगी। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +8 हो सकती है और वो ओस्मियम की रहती है, OsO4 या फिर OsF8। ये भी +8 में है और ये भी +8 में है। इससे ज़्यादा कोई भी एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा पाता है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया है। चलिए, फिर इसके बाद ये भी हमसे कभी कभार पूछा जा सकता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर आप बात करते हैं +8 आ रही है, ये किसके साथ आती है। तो हम बोलेंगे ये आएगी या तो ऑक्सीजन के साथ या फिर फ्लोरीन के साथ। हमसे पूछेगा वाई, क्योंकि ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन दोनों ही हाईली नेगेटिव हैं और साइज में स्मॉल हैं, जो इलेक्ट्रॉन को इजीली क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। दैट्स वाई ऑक्सीजन और फ्लोरीन के कंपाउंड ही मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, लाइक MnO4- +7 शो करता है, बिल्कुल करता है। अब हम बात कर लेते हैं क्या MnF7 भी एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। अब बात यह है कि क्यों नहीं करता। ये तो 7 है, वो 7 क्यों नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, फ्लोरीन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म नहीं करता। दैट्स वाई ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसी ऐसी ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। स्कैंडियम 3 में क्यों है, जिंक 2 में क्यों है, मैग्नीज ऑक्सीजन के साथ 7 दिखा रहा है, फ्लोरीन के साथ 7 क्यों नहीं दिखा रहा है, ओस्मियम का ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे हाई है। ये सभी चीज़ें ऑक्सीडेशन स्टेट से आपसे पूछी जा सकती हैं। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। ये टॉपिक छोटे छोटे हैं और छोटी छोटी प्रॉब्लम ही यहाँ से बन सकती हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे अब आप जानते हैं ये क्या चीज़ होती है, ये होता है रिडक्शन पोटेंशियल। ये चाहता है रिड्यूस होना, क्योंकि हमें पता है 2 से 0 आ रहा है, तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इस पार्ट को कवर करते हैं। अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाई है, वो चाहता है कि वो रिड्यूस हो जाए, और अगर लो है तो वो चाहता है कि वो ऑक्सीडाइज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं यहाँ पे वैल्यू +2 है, यहाँ पे वैल्यू -2 है। 2 एलिमेंट ले लिए हमने, एक की +2 है, एक की -2 है। किसका ऑक्सीडेशन यहाँ पे होगा, किसका रिडक्शन यहाँ पे होगा। हम बोलेंगे ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है, रिडक्शन होगा, और इसका ऑक्सीडेशन होगा। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं केमिस्ट्री की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया गया Zn 2 से Zn, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है -0.76। बात करता हूँ मैं कॉपर के लिए।
यहाँ पे 0.34 है। बताइए किसका रिडक्शन होगा? हम बोलेंगे ये वैल्यू ज़्यादा है तो कॉपर का होगा रिडक्शन, एंड जिंक का होगा ऑक्सीडेशन। किसके रिस्पेक्ट में? कॉपर के रिस्पेक्ट में। ये हम थर्ड चैप्टर में कवर कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को क्लियर करते हैं। क्या मेटल ऑक्सीडेशन करना चाहती हैं? हमने एनसीईआरटी में अपनी टेबल देखी और हमने देखा 3D सीरीज में सबका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, मीन्स वो रिड्यूस होना नहीं चाहती हैं, वो इधर आना नहीं चाहती हैं। वो क्या करना चाहती हैं? वो ऑक्सीडाइज होना चाहती हैं, वो M से M2 पे जाना चाहती हैं और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना चाहती हैं, क्योंकि उनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है। रिड्यूस नहीं होंगी, ऑक्सीडाइज होंगी, एक्सेप्ट कॉपर। कॉपर की अभी हमने जैसा कि लिखा, कॉपर की जो वैल्यू है वो 0.34 है पॉजिटिव में। ऐसा क्या हुआ कि कॉपर की पॉजिटिव आ गई? मेटल तो ये भी है, तो कॉपर रिड्यूस होना चाहता है। वाई? ऐसा क्यों? आपका सिंपल सा इसका रीजन रहेगा। क्या रीजन रहेगा वो मैं आपको बता देता हूं। कॉपर क्या करता है? कॉपर 3d10 4s1, अगर हम इसमें से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालेंगे इजीली निकल जाएगा IE1, तो चलो फिर भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, बट IE2 की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। हालांकि इसकी हाइड्रेशन भी बहुत ज़्यादा होती है। 3D सीरीज में सबसे ज़्यादा है इसकी हाइड्रेशन, बट ये आयोनाइजेशन एनर्जी को काउंटर बैलेंस नहीं कर पाता है। ये फैक्टर विनर हो जाता है। तो हमने एनर्जी ज़्यादा दे दी, क्योंकि आयन यहाँ पे आप तब चेक करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल तो 3 फैक्टर का सम करना पड़ता है। वो क्या क्या है? पहले तो कॉपर को सबलाइम करना पड़ता है, ये एनर्जी हमने उसको दी। फिर उसको आयोनाइज करना पड़ता है, ये एनर्जी भी हमने उसको दी। और लास्ट में आती है हाइड्रेशन, ये हमें देनी पड़ती है, ये देनी पड़ती है, और ये हमें देता है। अब ये हालांकि ज़्यादा होती है कॉपर की, बट इनके कंपैरेटिवली ये कम है। दैट्स वाई कॉपर क्या रखता है? पॉजिटिव रखता है। क्या? रिडक्शन पोटेंशियल। आई होप बहुत अच्छे से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ट्रेंड्स। ट्रेंड्स हैं। क्या मेटल पॉजिटिव पे जाना चाहती हैं? बिल्कुल 2 पॉजिटिव पे जाना चाहती हैं, क्योंकि उसके बाद वो क्या हो जाती हैं? स्टेबल हो जाती हैं। फिर हमसे एक ट्रेंड और भी पूछ लिया जाता है। ट्रेंड क्या है? क्या मेटल 3 पे है तो क्या वो 2 पे आना चाहती हैं? हम बोलेंगे कुछ आना चाहती हैं, कुछ आना नहीं चाहती। हमें कैसे पता लगेगा? ये देखिए, मान लेते हैं मैग्नीज यहाँ पे 3 पॉजिटिव है। क्या मैग्नीज 2 पॉजिटिव जाना चाहेगा? हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे क्या है? 3d5 4s2, ये कॉन्फ़िगरेशन थी। अगर 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ पे s खत्म हो गया है, d के पास 4 बच गए हैं। यहाँ पे क्या है? 3d5, ये तो स्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है क्योंकि ये हाफ फिल्ड है। तो ये यहाँ जाना चाहेगा या नहीं जाना चाहेगा? यस, ये जाना चाहेगा क्योंकि वहाँ पे ये स्टेबल है। अगर यहाँ पे जाएगा तो कैसे जाएगा? इलेक्ट्रॉन को लेके, और इलेक्ट्रॉन को लेना क्या होता है? रिडक्शन। तो ये चाहता है अपना रिडक्शन करवाना, तो इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी? हाई आएगी। अब हम आगे चलते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 3 पे आना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल Fe3 Fe2, यहाँ पे ये होता है 3d6 4s2, बट 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, s खत्म हो गया है, d पे 5 बच गए हैं। इस केस में 3d6 हो गया है, ये पार्शली फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड ज़्यादा स्टेबल है। ये इधर नहीं जाना चाहता, अगर ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। ये इधर आना चाहता है, मीन्स अपना क्या करना चाहता है? ऑक्सीडेशन। तो इसके रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू आने वाली है आयरन के लिए,
वो वैल्यू लो आने वाली है, कम आने वाली है, क्योंकि ये अपना रिडक्शन नहीं करवाना चाहता, ये अपना ऑक्सीडेशन करवाना चाहता है, और ऑक्सीडेशन करवाना चाहता है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, कम। और अगर ये रिडक्शन करवाना चाहता है तो वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा। सेम क्रोमियम में भी कुछ ऐसा हमने देखा कि क्रोमियम 3 पे रहना पसंद करता है। ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। क्यों, क्या वजह है? क्योंकि ये रह गया 3D3 और ये हो गया 3D4। यही चीज़ हमसे पूछी गई है कि ये भी 3D4 था, ये जाना चाहता है 2 में, बट ये 4 है तो ये आना चाहता है 3 में। ये करना चाहता है रिडक्शन और ये करना चाहता है अपना यहाँ पे ऑक्सीडेशन। ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ये लेना चाहता है। क्यों? क्योंकि इसमें तो D5 हो गया और इस केस में 3D3 हो गया। कुछ बच्चे समझते हैं 3D3 पे स्टेबिलिटी कैसे आएगी, तो आपको CFT थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। उसमें आपको बताया जाएगा T2Z हाफ फिल्ड होता है, T2Z में होते हैं 3 ऑर्बिटल्स। मैं बताऊंगा आपको CFT में। यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए हैं, 3, और 3 आ गए हैं तो T2Z हाफ फिल्ड है और स्टेबल है। तो क्रोमियम भी 3 पे रहना चाहता है, आयरन भी 3 पे रहना चाहता है, बट मैग्नीज किस पे रहना चाहता है, 2 पे। तो अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ये चेंज होते रहते हैं और इन्हीं के बिहाफ पे आप ये वैल्यू बताएंगे। तो अगर मैग्नीज की बात की जाएगी तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाई है क्योंकि रिड्यूस होना चाहता है। आयरन और क्रोमियम की बात करेंगे तो वो 3 पे रहना चाहते हैं, ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं, तो उनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, कम। आई होप आपको आज का लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।